हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग फुल लेक्चर सीरीज में डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी पढ़ रहे हैं और डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, बट अभी सब कुछ सी का ही हो रहा है। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पॉइंटर अरिथमेटिक, पॉइंटर के बेसिक्स उसके पहले के लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पॉइंटर अरिथमेटिक, यानी कि कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं या कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं जिनको पॉइंटर सपोर्ट करता है, ये हम देख चुके हैं। अब हम बहुत जल्दी लिंक लिस्ट पे पहुंचने वाले हैं। लिंक लिस्ट पे पहुंचने से पहले हमको जरा सा स्ट्रक्चर्स का आइडिया होना चाहिए कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं सी में। तो वैसे तो आप लोगों ने सी में पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, या अगर कोई दिक्कत रह गई है तो मैं पूरा बेसिक से लेके कैसे स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर मेंबर को फंक्शन में पास करते हैं, कैसे किसी स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाते हैं और कैसे किसी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को फंक्शन में पास करते हैं, ये सारी चीज़ें एक बार हम देख लें। बिकॉज जब हम नोड क्रिएशन पे आएंगे लिंक लिस्ट में तो हमको स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रक्चर की हेल्प से ही नोड क्रिएट करेंगे। तो आइए हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड चीज़ें। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। अब स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि स्ट्रक्चर का यूज क्या है या क्यों हम स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रा याद करिए कि जब हम एरे पढ़ाना स्टार्ट किए थे या जब एरे आप पढ़े थे तो एरे का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ था। एरे का इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ था बिकॉज हम 50 वेरिएबल एक ही टाइप के बनाना नहीं चाह रहे थे। हम चाह रहे थे एक वेरिएबल बनाएं। जैसे अगर हमको 50 इंटीजर वैल्यूज़ लेनी है तो हम उसको एक ही नेम से रेफ़र कर लें और एक कॉन्टिग्यूअस स्पेस में मेमोरी लोकेशंस पे वो स्टोर हो जाए। तो एक ही टाइप के यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है होमोजीनियस। एरे इज़ अ होमोजीनियस कलेक्शन। जैसे अब आप समझिए ज़रा पहले एक छोटा सा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को देखिए पहले क्या है ये प्रोग्राम क्या करेगा। जैसे सपोज करिए मेन और हम किसी बुक का रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं। तो बुक में कौन कौन सी पेजेज होंगे, तो इंटीजर में होंगे। भाई बुक या तो 100 पेज की होगी या तो 200 पेज की होगी। तो बुक में नंबर ऑफ पेजेज हमेशा इंटीजर में ही होंगे। ठीक है। बुक की प्राइस फ्लोट भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। तो हम सपोज करते हैं कि प्राइस हमने फ्लोट में ले ली। हर बुक का कुछ ना कुछ टाइटल होता है बुक का। तो टाइटल जो होगा वो किसी बुक का वो एक पूरी की पूरी एरे होगी कैरेक्टर्स की या तो स्ट्रिंग होगी बुक का टाइटल। तो टाइटल सपोज करें हम 20 कैरेक्टर्स की कोई स्ट्रिंग है। उसी तरीके से बुक का कोई ऑथर भी होगा तो ऑथर भी एक कैरेक्टर स्ट्रिंग होगी। अब अगर इसको आपको रीड और प्रिंट कराना है तो आप क्या करेंगे, आप स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे। स्कैनफ %d %f %s स्ट्रिंग को रीड कराने के लिए %s, और आप यहाँ पे दे देते हो %, पेज, %, प्राइस, %, टाइटल और %, ऑथर। इस तरीके से आप बुक को रीड करा। अगर आपको इन्हीं कंटेंट्स को प्रिंट कराना है तो आप इसकी जगह पे printf फंक्शन यूज कर लोगे। सेम डेटा को इस तरीके से आप प्रिंट करा लोगे। पेज, प्राइस, टाइटल एंड ऑथर। ठीक है। ये एक्चुअली क्या कर रहा है, जैसे सपोज करिए आपने कोई बुक है आपके 300 पेजेस की, 300 पेजेस की बुक है। कॉस्ट उसकी है 535.75, 535 रुपये। इसके अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल है बुक का डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। और अगर हम राइटर की बात करें ऑथर की, तो सपोज करिए ऑथर है कोई टेनेनबॉम,
ये इस बुक के ऑथर हैं। तो जब आप ये 4 इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे और इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा ऐसा। अब सपोज करिए एक ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन की 3 अलग अलग फंक्शंस हैं जो इस डेटा को यूज करना चाहते हैं, 3 लोग इसको यूज करना चाहते हैं। तो वो 3, सपोज करिए एक फंक्शन हमने बनाया है लाइब्रेरी नाम का, लाइब्रेरी नाम का फंक्शन है, लाइब्रेरी को इस डेटा की रिक्वायरमेंट है। तो ये 300, 535.75 और ये डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी टाइटल और साथ में इसका ऑथर टेनेनबॉम। ठीक है, ये लाइब्रेरी नाम के फंक्शन ने इसको यूज किया। अब एक दूसरा भी फंक्शन है हमारे पास, जिस फंक्शन का नाम है स्टूडेंट फंक्शन। स्टूडेंट फंक्शन भी इस बुक के डेटा को एक्सेस करना चाहता है। तो स्टूडेंट में भी आप इसी तरीके से ये पूरी इंफॉर्मेशन पास करेंगे एज इट इज। एक तीसरा फंक्शन भी है, सपोज करिए कोई गेस्ट फंक्शन है और गेस्ट फंक्शन भी इस बुक के डेटा को एक्सेस करने में इंटरेस्टेड है। अब जब मैं ये लिख रहा हूँ चीज़ें तो आप बोर हो रहे होंगे, पक्का हो रहे होंगे, बोर हो रहे हैं क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। और जब आप बोर हो रहे हैं तो समझिए सिस्टम में कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। या जब बहुत बड़ा कोड कोई हो, 20 लोग एक्सेस करने वाले हो एक ही डेटा को और डेटा इस तरीके से अलग अलग रखा हुआ है, तो पूरा हर चीज़, अगर हमको ऐसी फैसिलिटी मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि इस पूरे डेटा को एक ही कोई नेम हम लें, एक नेम रेफर करें हम और ये पूरा का पूरा डेटा रिप्रेजेंट हो जाए। जैसे सपोज करिए अभी तो एक बुक का डेटा 3 लोग एक्सेस करने वाले हैं, ऐसे मान लीजिए 20 बुक्स हो जाएं और एक्सेस करने वाले 100 लोग हों तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी मैकेनिज्म हो जिसको यूज करके और हम डिफरेंट टाइप के डेटा को एक साथ रख सकें, जैसे एरे में सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन है एरे, उसी तरीके से अगर हमें कोई ऐसा मिल जाए मेथड जिसमें कि हम अलग अलग टाइप के डेटा आइटम्स को एक साथ रख सकें, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। जो हमारे सी में है ऐसी फैसिलिटी, उस स्ट्रक्चर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ, स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप्स। अच्छा, कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप्स का ये मतलब नहीं है कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप्स का ये मतलब नहीं है कि सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन नहीं बन सकता। अगर अलग अलग टाइप हो तब भी हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर एक ही टाइप की 10 वैल्यूज रखनी है तब भी अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है हमें कि हमें स्ट्रक्चर बनाना चाहिए तो हम बना सकते हैं स्ट्रक्चर, बिल्कुल ऐसी कोई मनाही नहीं है। बट जनरली अगर एक टाइप के डेटा हैं तो उसको हम लोग एरे में रखना पसंद करते हैं, स्ट्रक्चर वहाँ पे यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप हों तो हम लोग स्ट्रक्चर में यूज करेंगे। जैसे अब जो हमें इस बुक का डेटा जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, इस बुक का डेटा जब हमें अब स्टोर कराना होगा तो अब हम इसको एज एक एक मेंबर की तरह न करा के एक स्ट्रक्चर में हम लोग स्टोर कराएंगे जो कि डिसिमिलर टाइप्स का कलेक्शन है हमारा। तो अगर हमें कभी प्रोग्राम में स्ट्रक्चर यूज करना है तो कैसे हम यूज करेंगे, ज़रा हम ये देखने में इंटरेस्टेड हैं कि स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या है, कैसे हम प्रोग्राम में स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्ट्रक्ट एक कीवर्ड होता है, कीवर्ड्स की लिस्ट में आपने पढ़ा होगा सी में स्ट्रक्ट, अगर अभी तक नहीं भी यूज किया है तो सबसे पहले ये स्ट्रक्ट कीवर्ड और उसके बाद स्पेस और
स्ट्रक्चर का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, जैसे एरे का नाम जैसा रखते थे आप, वैसा ही स्ट्रक्चर का जो भी नेम रखना चाहें आप, वो नेम यहाँ पे दीजिए। एंगल ब्रैकेट का मतलब है यहाँ नेम दीजिए, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, जो भी आप जिन चीज़ों को मिला के स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे सेमीकोलन। एक तो ये हो गया। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आपके पास एक दूसरा तरीका भी है। जैसे अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं, अलग से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं आप स्ट्रक्चर का, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम, और यहाँ पे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, और यहाँ पे सपोज करिए हमने नाम कोई दे दिया, इसका ऑब्जेक्ट का नेम सपोज करिए बी दे दिया हमने, इस तरीके से ऐसे लगा दिए। अब ये भी स्ट्रक्चर का सिंटैक्स है। जो भी स्ट्रक्चर के मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग स्ट्रक्चर एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ज़रा अब हम एक बुक वाला जो है उस स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन करके हम देख लें। जैसे सपोज करें कैसे हमारा डिक्लेयर होगा, जैसे स्ट्रक्ट बुक, नाम देंगे आप इसका, बुक नाम दिया। अब बुक में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, इंटीजर, पेज जो पूरा लिखा था पहले, फ्लोट, प्राइस, और कैरेक्टर की एरे ली थी हमने ऑथर के लिए 20 कैरेक्टर्स का, और फिर हमने कैरेक्टर्स की एरे ली थी उसके टाइटल के लिए, बुक के टाइटल के लिए, कि क्या है बुक का टाइटल। इस तरीके से करके यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो, ये हो गया। ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हो आप, कोई नाम देना चाह रहे हो इसको, तो वैसे भी कर सकते हैं आप। सिंपल स्ट्रक्ट बुक, इंटीजर, पेज, फ्लोट, प्राइस, कैरेक्टर, ऑथर, ये 20 यहाँ पे, और कैरेक्टर, टाइटल, दिस इज ऑल्सो 20। ये इस तरीके से करके, और सपोज करिए इसका नाम दे दिया हमने इसके ऑब्जेक्ट का बी। ऐसे करके हम एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं। चलिए अच्छी बात है, स्ट्रक्चर का हमने सिंटैक्स देख लिया, कैसे डिक्लेयर करेंगे ये भी देख। अब अगर कोई प्रोग्राम हमको स्ट्रक्चर से क्या बनाना, कैसे हम प्रोग्राम में स्ट्रक्चर को यूज करेंगे ये देखना चाह रहे हैं, तो एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम लेते हैं। वो प्रोग्राम केवल स्ट्रक्चर के, ये इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स, ये जो जितने स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर हुए हैं, मेंबर्स और एलिमेंट्स। तो अब हम लोग ज़रा एक एक करके देखते हैं कि एक छोटे से प्रोग्राम से कि कैसे हम स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो सपोज करिए एक छोटा प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं जो केवल ये जो बुक स्ट्रक्चर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इसी बुक स्ट्रक्चर को रीड और प्रिंट कर ले प्रोग्राम हमारा, तो थोड़ा हमें और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे सपोज करिए मेन फंक्शन से स्टार्ट करा हमने, मेन, और स्ट्रक्चर हमें लेना है, तो कीवर्ड यूज़ किया स्ट्रक्ट बुक, यही वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं, और उसके बाद इंटीजर, पेज, फ्लोट, प्राइस, कैरेक्टर, ऑथर और कैरेक्टर टाइटल। कैसे हम लोग, जैसे अब स्कैन करवाना है, अगर इसको, इसकी इंफॉर्मेशन को स्कैन करवाना है तो स्कैन एफ फंक्शन यूज करेंगे, %d, %f, और दो स्ट्रिंग्स के लिए %s और %s।
ये तो लिख लिए। अब यहाँ पे कैसे लिखें, जैसे हम लोग अब तक लिखते थे m% AI, m%A, m%B, तो यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया एक, इस स्ट्रक्चर का सपोज करिए B, और अब हमें जो भी चीज़ें रेफ़र करनी होंगी वो हम डॉट ऑपरेटर से स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। कैसे? डॉट ऑपरेटर लगा के स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। जैसे हम लोग अब लिखेंगे एड्रेस ऑफ B डॉट पेज, सिमिलरली एड्रेस ऑफ B डॉट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि इस B स्ट्रक्चर का पेज या इसका प्राइस, सिमिलरली B डॉट ऑथर कॉमा एम्परसेंट B डॉट टाइटल। ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यूज़ को आप प्रिंट कराओगे तो यही सारी चीज़ें लगा के आप प्रिंट करा लो। कॉमा पेज, प्राइस, ऑथर और टाइटल। लेकिन जैसे ही आप इसको प्रिंट कराने चलेंगे ये प्रिंट होगा नहीं, गलती है एक इसमें। यहाँ पे भी हमको जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना है वहाँ वहाँ हम उसके नेम या ऑब्जेक्ट से डॉट लगा के और हम ऐसे एक्सेस करते हैं। तो ये छूट गया था तो इसको हमने कंसीडर कर लिया। इस तरीके से स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं हम लोग डॉट ऑपरेटर लगा के, और ऐसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। अब जैसे इसमें आप एक बुक का डेटा फिल कर देंगे ऐसे करना चाहें तो, लेकिन अगर सपोज करिए आपकी 4 बुक्स हैं, 4 का डेटा फिल करना है तो क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, सिंपल है कि हम इसकी एरे बनाएंगे, इसी स्ट्रक्चर की हम एरे बना लेंगे। तो एरे कैसे बनेगी नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। अगर 4 बुक्स का डेटा लेना है आपको तो इसका हमको एरे बनाना पड़ेगा। एरे कैसे बनती है? सपोज करिए यही प्रोग्राम है पूरा का पूरा हमारा, तो यहाँ पे हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे जहाँ हम केवल B लिखे थे, सपोज करिए 4 बुक्स का हमको डेटा लेना है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो ये एक, अब ये 4 स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। सॉरी, एक स्ट्रक्चर है जो 4 बुक्स का, 4 आइटम्स का डेटा स्टोर करेगा। ठीक है। और उसी तरीके से अगर हमको स्कैनफ फंक्शन यूज करना था यहाँ पे, तो अब हमें एरे एक्सेस करने के लिए लूप चलाना पड़ेगा। एक इंटीजर I ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग, और फॉर I फ्रॉम 0, फॉर I फ्रॉम 0, I लेस देन 4 I प्लस प्लस, और इस तरीके से स्कैन हो जाएगा। और फिर आपको प्रिंट कराना है तो उसके लिए भी फॉर I फ्रॉम 0, I लेस देन 4 I प्लस प्लस, ऐसे लूप चलाना पड़ेगा। ये जो पहले वाला प्रोग्राम था उसमें आप एक बुक का डेटा दे रहे थे, B1 पोजीशन पे पहली बुक, पहले वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें आप एक बुक का जिसमें डेटा दे रहे थे, तो उसमें जैसे कैसे लेता डेटा जो पहले वाला था, पहले वाला डेटा को कैसे स्टोर करता है? जैसे सपोज करिए पेज है 300, प्राइस है 535.75, उसका ऑथर है टेननबॉम, और उसका टाइटल है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C। अब ये कैसे एरे में कैसे स्टोर होगा? एरे में अब 4 स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, 4, एक B1, B2, B3 और B0, 0 से स्टार्ट किया हमने इंडेक्सिंग, ये 4 हैं। तो पहले में सपोज करिए आपने 300 पेजेस की बुक है, 535.75 की बुक है, और आपके ऑथर का नाम है टेननबॉम, और ये जो है
बुक का टाइटल है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। दूसरे वाले में B1 में सपोज करिए आपकी 200 पेज की बुक है, इसकी प्राइस है 300.00। इसके राइटर का नाम है सपोज करिए अब्राहम और इसका टाइटल है DBMS। सिमिलरली ये सपोज करिए 700 पेज की बुक है, इसकी प्राइस है 1000 और इसके ऑथर का नाम है सिल्वर और इसका टाइटल है CNS। उसी तरीके से सपोज करिए ये कोई है 400 पेजेज हैं, इसकी कॉस्ट है 600.50। इसका राइटर जो है वो सपोज करिए कोई XYZ दे दिया है हमने और इसका जो नेम है वो ABC। तो इस तरीके से जब हम किसी स्ट्रक्चर की एरे लेंगे तो ऐसे ऐसे पहले स्ट्रक्चर के सारे मेंबर्स पहले, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इस तरीके से करके स्टोर होते हैं। अब जरा हम साइज ऑफ स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड हैं। जैसे अगर ये एरे ना होता, ये केवल एक सिंपल स्ट्रक्चर है, तो इसकी साइज़ कितनी होगी, एक स्ट्रक्चर की साइज़ कितनी होगी। जैसे ये इंटीजर है 2 बाइट्स लेता है तो इसकी साइज़ 2 बाइट, फ्लोट है 4 बाइट्स लेता है तो इसकी साइज़ 4 बाइट, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है तो ये 20 बाइट का, ये 20 बाइट। तो ये एक स्ट्रक्चर जो है ये ले रहा है 46 बाइट्स। अगर स्ट्रक्चर की एरे है 4 एलिमेंट्स की तो ये पूरे को स्टोर कराने के लिए मेमोरी में कितना स्पेस चाहिए, 4 × 46, इतने 22 बाइट्स हमको स्पेस चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया वो सारे टाइप्स को उसके मेंबर्स के और पूछा कि ये मेमोरी में स्टोर करने के लिए कितना साइज लेगा या कितना स्पेस लेगा, तो इसका आइडिया हमें होने थोड़ा सा, तो हमने ये बता दिया। हमने देख लिया स्ट्रक्चर की एरे देख लिया। अब हम इंटरेस्टेड हैं कि कैसे हम किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को अगर हमें फंक्शन में पास करना होगा, स्ट्रक्चर के मेंबर को फंक्शन में पास करना होगा तो कैसे हम फंक्शन में पास करेंगे, ये जरा सा हम देखना चाहते हैं। तो सपोज करिए कि ये कोई हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट पासिंग स्ट्रक्चर मेंबर टू फंक्शन। किसी फंक्शन में स्ट्रक्चर के मेंबर को पास करें। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें कैरेक्टर X, इंटीजर Y, कैरेक्टर नेम, ये हमारा एक सिंपल कोई स्ट्रक्चर है जिसका हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है mName का। इसको हमें फंक्शन में पास करना है। जैसे कोई फंक्शन है सपोज करिए f नाम का, तो हम कैसे इस फंक्शन में पास करेंगे। अगर हमको इसमें इस स्ट्रक्चर के मेंबर जैसे x को पास करना है तो पहले वैसे आप सिंपली x लिखते हैं, अब हम लिखेंगे m.x। ऐसे अगर x को पास करना है, y को पास करना है अगर हमें फंक्शन में तो हम लोग m.y लिखेंगे। अच्छा, मैन भी इसका नेम है, अगर सपोज करिए वही नेम यूज कर लें, man.name, अगर इस नेम को हमें पास करना है तो ऐसे पास करेंगे। स्ट्रक्चर के मेंबर्स को डॉट लगा के हम लोग फंक्शन में पास करते हैं। कहीं भी स्ट्रक्चर के मेंबर को रेफ़र करना हुआ तो हम लोग जनरली डॉट लगा के ही रेफ़र उसको करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे अदरवाइज। अब जैसे अगर स्ट्रक्चर के एक मेंबर को, अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर हमें पास करना हुआ, अगर हम ये चाहते हैं कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको पास कर दें हम किसी फंक्शन में, तो क्या करेंगे, कैसे पास होगा। ठीक है, तो ज़रा हम यही बुक वाले एग्जाम्पल को लेके पास कर लेते हैं जल्दी से। जैसे सपोज करिए ये है हमारे बुक वाला स्ट्रक्चर जो है लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने ये एक प्रोग्राम लिख दिया है। इसमें ये हम जब भी, आपको ये ध्यान रखिए, जब भी अगर आपको किसी स्ट्रक्चर को पूरे के पूरे किसी फंक्शन में पास करना है तो आप हमेशा स्ट्रक्चर को ग्लोबल बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज स्ट्रक्चर को उसी फंक्शन में डिक्लेयर करेंगे जिसमें आप पास कर रहे हैं।
तो या तो इसका आइडिया होना चाहिए, अगर इसका आइडिया नहीं है तो स्ट्रक्चर को हमेशा ग्लोबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस स्ट्रक्चर को ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया है मेन के बाहर। मेन फंक्शन बनाया, एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें हम पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रक्ट बुक, और इसको हम स्कैन करवा ले रहे हैं जो भी वैल्यू एंटर करेगा यूज़र। और डिस्प्ले बी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सिर्फ और सिर्फ हम इस ऑब्जेक्ट को पास कर दे रहे हैं इस डिस्प्ले फंक्शन में। पास कर दिए, जो डिस्प्ले फंक्शन की डिफिनीशन है, ये इसका जो प्रोटोटाइप लिखा है ये स्ट्रक्ट बुक टाइप का प्रोटोटाइप है। तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पे रिसीव भी क्या करना चाहिए, स्ट्रक्ट बुक को। यहाँ ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे ये एक्चुअल पैरामीटर है, ये फॉर्मल पैरामीटर है, तो यहाँ पे दूसरा नाम भी आप रख सकते हैं। हमने नाम ले लिया है B1, और B1 डॉट पेज, B1 डॉट प्राइस, B1 डॉट ऑथर करके इस तरीके से हमने डिस्प्ले करा लिया। तो आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को फंक्शन में इस तरीके से पास कर सकते हैं। अब जरा जैसे इंटीजर का पॉइंटर है, एरे और पॉइंटर हम लोगों ने देखा था, उसी तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर का भी पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। किसी स्ट्रक्चर का पॉइंटर हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे सपोज स्ट्रक्ट बुक, और इसका ऑब्जेक्ट हमने रखा है B, तो स्ट्रक्ट बुक पॉइंटर P। अब ये जो पॉइंटर है ये बुक टाइप के स्ट्रक्चर को रेफर करेगा। जैसे अगर इस बुक का जो ऑब्जेक्ट था B, तो हम लोग लिखेंगे, अगर कभी लिखना हुआ तो P इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ B। B क्या है, इस बुक का ऑब्जेक्ट है, जो इसके B के नाम से ही हम स्ट्रक्ट बुक को, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग रेफर करते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर का पॉइंटर हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब अगर आपको कैसे स्ट्रक्चर के पॉइंटर को एक्सेस करेंगे, तो स्ट्रक्चर के पॉइंटर को एक्सेस हम लोग करते हैं, इसके लिए एरो ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग स्ट्रक्चर के पॉइंटर को, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते हैं। जैसे इंटीजर टाइप का पॉइंटर हम बनाते हैं, फ्लोट टाइप का पॉइंटर बना सकते हैं, उसी तरीके से हम अगर कोई स्ट्रक्चर टाइप है उसका भी पॉइंटर बना सकते हैं। इंटीजर में जैसे पॉइंटर जो है वो 2 बाइट से बढ़ता है, दो साइज है अगर, तो हम पॉइंटर में P+1 करते हैं तो 2 बाइट से बढ़ता है, फ्लोट में 4 से बढ़ता है। अगर आप स्ट्रक्चर का, जैसे अभी हमने देखा था 46 बाइट वाला स्ट्रक्चर, तो अगर आप स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाएंगे और उसमें P+1 करेंगे तो 1 बढ़ाने का मतलब है वो 46 से नेक्स्ट स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग एड्रेस पे आपको लेके चला जाएगा। स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाने का ये मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे हम लोग स्ट्रक्चर का पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे और कैसे उसको फंक्शन में कैसे हम लोग प्रोग्राम में एक्सेस करेंगे, ये देखें। जैसे सपोज करिए एक हमने लिया ये मेन फंक्शन, और एक ये स्ट्रक्चर, यही वाला स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर कर लिया, स्ट्रक्ट बुक, और इसमें इंटीजर पेज, फ्लोट, प्राइस, कैरेक्टर, ऑथर। ये सपोज करते हैं हम इतनी चीज़ें रख रहे हैं अपने स्ट्रक्चर में, और अब हमें इसका पॉइंटर डिक्लेयर करना है। तो हम लोग जैसे पूरा का पूरा टाइप स्ट्रक्ट बुक इतना लिखेंगे, और फिर जिस नाम का पॉइंटर हमें बनाना है, स्ट्रक्ट बुक पॉइंटर P। तो और P इसका हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है इस स्ट्रक्चर का B, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, P इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ B। अब जो ये P है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को रेफर कर रहा है। अब अगर हमको इसके मेंबर्स को एक्सेस करना हुआ, अगर इसके मेंबर्स को एक्सेस करना हुआ, तो हम लोग इसके लिए एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। एरो ऑपरेटर यूज करेंगे। कैसे एरो ऑपरेटर यूज करेंगे, जैसे सपोज करिए स्कैनफ फंक्शन यूज किया है, इसके बाद %d, स्कैनफ %d, %f और %s, और हमें एक्सेस करना है, तो हम लोग अब लिखेंगे एड्रेस ऑफ P और एरो लगा के
और जो भी जिसको एक्सेस करना है, जैसे पेज, जैसे सिंपल मेंबर था तो उसको हम लोग डॉट लगा के कर रहे थे, वही तरीके से अब अगर उसका पॉइंटर है तो उसको हम लोग ऐसे एरो लगा के एक्सेस करते हैं। पी एरो प्राइस एम्परसेंड पी एरो ऑथर। तो इस तरीके से हम लोग किसी स्ट्रक्चर के पॉइंटर को एक्सेस करते हैं एरो ऑपरेटर से। ठीक है, तो ये सारा हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो हमें लिंक लिस्ट में ज़रूरत पड़ेगी, एक और टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे रिकर्सिव स्ट्रक्चर्स। रिकर्सिव स्ट्रक्चर्स, या कहीं कहीं टर्म आता है सेल्फ रेफरेंशियल। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स, जैसे कोई स्ट्रक्चर अगर कभी खुद को रेफ़र करने लगे, कोई स्ट्रक्चर खुद को रेफ़र करने लगे या अपने टाइप के ही एलिमेंट को रेफ़र करने लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अ स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स अ लिंक टू अनदर स्ट्रक्चर of the same type. A structure that contains a link to another structure of the same type is called a recursive or self-referential structure। अपने ही टाइप के दूसरे मेंबर को वो पॉइंट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल। जैसे सपोज करिए कि किसी स्टूडेंट का डेटा आप रखने वाले हो और आप स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहे हो। इसमें स्टूडेंट का आपने नेम लिया हुआ है, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है 20 कैरेक्टर्स की। इसका आपने रोल नंबर लिया हुआ है जो एक नंबर्स की स्ट्रिंग है 10 डिजिट्स की। इसी तरीके से आपने इसका जेंडर लिया हुआ है जो कोई कैरेक्टर है, एम और मेल और फीमेल। ठीक है, कैरेक्टर जेंडर। ठीक है, अब हम इसमें एक डिक्लेयर करते हैं पॉइंटर। कैसे? स्ट्रक्ट स्टूडेंट और इसका नाम देते हैं इसके पॉइंटर का हम लोग नेक्स्ट नाम का एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिए। अब ये जो जरा देखिए, ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसका टाइप क्या है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इसका नाम भी है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। इस नाम से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नाम जैसे आप इंटीजर ए लेते हो तो ये ए एक वेरिएबल है और इसका टाइप इंटीजर है, उसी तरीके से ये स्टूडेंट स्ट्रक्ट ये पूरा का पूरा टाइप ही है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर टाइप है जिसका नाम है स्टूडेंट। तो जब भी इसी का पॉइंटर अगर आपको डिक्लेयर करना हुआ, इसी टाइप को रेफरेंस करें, तो आप ये पूरा का पूरा नेम वहाँ पे यूज करेंगे और आगे जो भी आपका पॉइंटर लगा के पॉइंटर का नेम जैसा। तो ये जो पॉइंटर है दिस स्टोर्स a pointer to the next student in the list। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स के बारे में ये हमें बताना था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में जब हम प्रोग्राम्स जो करेंगे तो उन प्रोग्राम्स में स्ट्रक्चर का यूज़ होगा नोड क्रिएट करने के लिए। इसीलिए मैं ये थोड़ा आइडिया आपको देना चाह रहा था। हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो,
बट अगर नहीं पढ़ा है तो इससे देखिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और वहाँ पे हम लोग लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।